हेलो आफ्ताब भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। होस्ट बन जाओ होस्ट। अभी मैं होस्ट हूँ। काला कोट पहनो भाई, आज जरूरी है। वकील दिखना चाहिए। अरे वो हाफिज भाई और वो लोग करने वाले ना, अपन तो बैठने वाले हैं खाली। आए नहीं अभी तक, वो ज्वाइन नहीं हुए। नमाज पढ़ने गए वो। हाँ बराबर। शिलजय, जहीम मिर्जा, 5 लोग आए हैं। आने तो इनवाइटीज आते जाएंगे फिर। एडमिट ऑल करूँ? हाँ एडमिट ऑल। नाम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट लेते जाएंगे? शाहीन पटेल, आमना सामना। रोमाना, ये शैलेजा रहीमा। मैडम हमारे काउंसलर है, बड़े काउंसलर है। हम्म। और ये जहीम भाई अपने साथ कनाडा से है, डिजिटल मार्केटिंग का जिनका सेशन है। अरे वाह। जहीम भाई, कैन यू हियर अस? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। आपका चेहरा मुबारक भी दिखा दो हम लोग को यार। नॉट नाउ, अभी मैं अपने ऑफिस रिटायर में नहीं हूँ। ठीक ये ठीक। फिलहाल ठीक है तो ठीक है। सुबह सुबह, हाँ अभी तो वहाँ 10 बजे। कितना बजे है अभी? सुबह 10 बजे है अभी तो 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा में, माशाल्लाह। कनाडा में? अच्छा। मैंने 2 लोगों को डायरेक्ट। जर्नल संडे से शुरू कर दें? हाँ करते हैं। जहीम भाई आप अपना टाइम लीजिए, हम लोग 8 बजे शुरू करेंगे। अभी आप मतलब म्यूट पे चले जाइए आराम से, ठीक है? ओके, एक्चुअल टाइम 7:30 का था ना? नहीं नहीं, 8 बजे का है, 8 बजे का। ओके ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ओके यहीं पर। ओके, जी जी। शैलेजा मैम आप भी अपना काम कीजिए 8 बजे तक। हाँ क्या पकड़े? क्या बोले? वेलकम ममता मैम। शाहीन पटेल मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोजाना हमारे साथ में रहते हैं। किसने?
आफ्ताब, भाई। हाँ हेलो। हाँ कि काविश ऑर्गेनाइजेशन को बनाऊं। काविश ऑर्गेनाइजेशन। काविश ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया। हाँ सर। आईडीज हैं मैं सर ज्यादा के यूट्यूब पर्सनल का पे शेयर कर दूं। यूट्यूब का लिंक भेजो, भेज दो, शेयर कर दो। वही शेयर वही करूं ना? यूट्यूब का लिंक सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा। नहीं वो नहीं, जूम जूम लिंक बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट हाँ वो भेज दो। केरला का बंदा है, पता नहीं लिंक किया कि नहीं, सुबह में फोन आया था। भेज दो भेज दो भेज दो। दोनों स्टालवर्ड्स किधर है भाई? हफीज भाई काला को भी ये आमिर भाई भी तो कहाँ पड़े आज का है। अरे भाई तुम आज के होस्ट हो, तुमको चाहिए ब्लैक कोट। अजिंक्य सर नहीं है क्या? लिंक भेज दिए थे ना। हाँ कॉल करूँ उनको? हाँ एक बार कॉल कर दो ना। वो आफ्ताब, वो लिंक वीडियो वो सब मिल रहा है क्या? सर मैं तो कोई बात हाँ आमिर भाई सुनो ना, अपने इधर से हाँ शेयर करो ना, मेरे में इधर ये ऑडियो का प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ रखी थी ना अभी। क्या एक अनस को अभी मेरे को व्हाट्सएप शुरू करना पड़ेगा। टाइप कर लो ना थोड़ा। यहाँ पे कुछ सुबह में तो चल रहा था, और यहाँ पे डिटेक्टिंग प्रॉब्लम जा रहा है, बीच में अटक जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देख लो थोड़ा। वेट, अभी मत करो शेयरिंग को कुछ आप। नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अजिंक्य सर को फोन करो भाई। अजिंक्य और काजिम सर। मेरी मेरी अभी आधा घंटे पहले बात हुई थी अजिंक्य से, तो बोल रहे थे कि ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, आ जाओ। और काजिम सर तो वो भी सेलिब्रिटी है ना। हाँ है बोला।
शेयर करो भाई। आमिर बात हो गई है, ज्वाइन कर रहे हो? अच्छा ठीक है। अपने क्या नाम है, आफ्ताब, जी थोड़ा शेयरिंग का ऑप्शन दो तो। शेयरिंग का ऑप्शन सबको है ना? है मुझे भी, बंद कर दो यार। हाँ मेरे को नहीं है। शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग। आया क्या अभी देखो? आया आया। स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है भाई? हाँ आ रहा है ना। क्या दिख रहा है ना अभी? पूरा व्हाट्सएप दिख रहा है भाई। Hello, Hafiz bhai. हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, sir. आप कैसे हैं? बस बस एकदम ठीक। चलो Lovely. टाइम आ गया, अच्छा है सर। थोड़ा बहुत क्या डिस्कशन हो जाएगा। आमिर सर भी लाइन पे है, तनवीर जी भी लाइन पे है। Hi, Amir. हाँ हाय सर, हेलो, कैसे हैं How सर? are you? I'm fine. आप कैसे हो? बस सर आपकी डैशिंग पर्सनालिटी देखकर ही फोटो में तो एकदम, आपको जहाँ जहाँ पोस्टर भेजा एकदम माशाल्लाह सब फैन अरे हो गए सर, आपका। तो मैं बोला सर का नंबर अभी शेयर नहीं करेंगे, प्रोग्राम होने दो उसके बाद। अरे सर, बट बढ़िया है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और I mean it gets very useful after once you have the clarity, once you are able to discuss these things, understand these things ना, तो और हमारे लिए भी एक काफी अच्छा रहता है कि we also can share our experience to largely to people who want to who want to get into this domain, so that's also a very good opportunity. But yeah, you guys are doing a fantastic I mean it's a very responsible thing that you guys are doing and it's great. बहुत बहुत ही बढ़िया initiative है. और आपका वो मैंने देखा यकीन और वो सब्र और वो माशाल्लाह आपकी उर्दू भी काफी अच्छी है। अरे कुछ अच्छी नहीं है, बस I like हमारी I हमारी like थर्स- things. हमारी हाँ। थर्सडे की मीटिंग होती है, उसके ये मेन हीरो रहते हैं। अरे अच्छा। क्या ये शुरुआत शेरो शायरी से होती है इनकी भाई। अरे हाफिज भाई, बट हाफिज भाई ने भी मुझे काफी he has given me some leads and I would love to come to certain programs. आमिर सर, मुझे जी कहा सर। था ये डॉक्टर प्रशांत क्रूडकर जनाब हैदराबाद से ज्वाइन होने वाले हैं। हाँ ये हाँ। अजिंक्य सर के शायद अंकल है ये। अच्छा। सॉरी हु जी, मैं नो हु कैन यू टेल आपके अंकल डॉक्टर प्रशांत क्रूडकर साहब Oh हैदराबाद yes. आई थिंक यू विल जॉइन अस। जी श्योर. ये छोटा सा वीडियो सर करियर गाइडेंस का हम लोगों ने बनाया करियर इन लॉ पर, जी जरा देखिए थोड़ा सा उसको। बहुत बढ़िया. हेलो, हेलो. दिख रहा है? शेयरिंग स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपना? यस यस। यस बिल्कुल दिख रहा अच्छा, एक मिनट, ये जरा एक पट्टी है यहाँ पर, इसको हटा दो। मैं जरा, हम लोग इसको शुरू में लगाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाफिज भाई ये आए नहीं सर अपने काजिम सर? काजिम सर, एक मिनट में बात कर लेता हूँ। सर आपका प्रेजेंटेशन है? मेरा पीपीटी है कुछ 15. तो अभी स्टार्टिंग में हफीज भाई और काजिम सर का दोनों का थोड़ा सा है, एक टॉपिक पर थोड़ी सी बात करेंगे 2-3 मिनट, और एक आपका इंट्रोडक्शन होगा जब भी, जी और फिर इसके बाद में ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जी और उसके बाद में मैं स्क्रीन शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो आपके पास भी आ जाएगा, जी तो फिर आप अपने हिसाब से
वो खाली Perfect. एक एनोटेशन वाला जो पार्ट है उसको सर खाली म्यूट कर देना आप, मतलब वो ओके जूम में रहता है ना, आपको पता होगा शायद, है हाँ ना? हाँ ओ ठीक है, ठीक है, ओके सर। आपके लिए अभी से सजेशन आ रहे हैं सर, चैट बॉक्स में देखिए। हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओके ओह नाइस इरफान हम लोग सब 8 बजे शुरू करेंगे सर, हाँ थोड़ा एक 5-7 श्योर मिनट। नो प्रॉब्लम एट ऑल जी जी, आप थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लेना है, ले सकते हैं आप। अरे क्या रेस्ट सर बट ग्रेट इनिशिएटिव अमित बहुत बहुत हाँ बढ़िया सर, अभी पिछले 3 दिन तो काफी बच्चे, पूरा फुल था हम लोगों का, हम्म और यूट्यूब पर भी काफी अच्छा मतलब रिस्पांस था। और हम्म अभी दोबारा बच्चे देख भी रहे हैं, क्योंकि अपने हम्म चैनल पे डाल दिया उसको, तो बच्चों को थोड़ा काम आ रहा है, क्योंकि ये सब ऐसी जी फील्ड्स लिए जो थोड़ा मतलब न्यू है बच्चों के लिए भी। हम्म और आगे के 2030 2035 तक ये करियर ऑप्शंस की बूम हेलो। रहेगा शायद। I think the way हाँ सर, you the way you लॉग look इन at कर it is लीजिए। कि you know the title itself future ठीक है, career ठीक for है, you ओके। जी 2030 जी ये जो span आपने choose किया है of you know a horizon of 10 years जी ये एक I mean it's that shows the kind of planning that people can have जी जी and I'm sure ये बाकी के जो topics मैंने देखे थे हाफिज भाई ने शेयर किए थे आपने भी शेयर किए थे तो सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स हैं जी जी you know. जी। तो ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ाई ट्रेडिशनल फील्ड है या बहुत ही जेनेरिक फील्ड है सारे फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गेट एन इनसाइट ऑफ दीस प्रोफेशंस बहुत बढ़िया है Ajinkya, you are working for which corporates, major corporates? So right now we have clients from a plethora of domains. So we have pharma companies, we have infrastructure companies. So infrastructure companies और construction companies के हम arbitrations देखते हैं. Okay, okay. We are excessively into insolvency laws. We are excessively Okay, into restructuring laws. Mergers देखते हैं हम लोग. okay. So अलग-अलग domains से companies आती हैं. And to be very honest, for us or for a corporate lawyer, it's kind of irrelevant कि कौन से domain से company आती है. What's more important is वो कौन से stage पे तुम्हारे पास आती है. Stage पे आती है, बराबर। So dispute stage पे आती है या dispute avoidance stage पे आती है या restructuring. बहुत सी companies ऐसी होती है जिनका you know they are undergoing liquidation. So उनका अभी जैसे for example in the next coming few years Okay, because of okay. corona debt के बहुत सारे issues NPS हो जाएंगी companies Right, so right. उनका जो liquidation processes है वो हम लोग देखते हैं so that's I think that's the beauty of the profession is to keep yourself as dynamic as possible. अच्छा, you will also be having an agreement with corporates, like ऐसा तो नहीं क्या केस टू केस होता है, या बहुत से corporate को आप ऐसा सर्विसेज भी ऑफर करते होगे ना लॉन्ग हाँ टर्म? तो that's a retainer kind of an arrangement that we have जहाँ पे हमारी consultancy के लिए they hire us for 6 months for 1 year and we serve them for all the requirements that they have. So उस duration में कोई अगर disputes आते हैं तो हम उनको advise करते हैं उनके लिए उनको representation देते हैं high courts में supreme courts में अगर उनकी कोई agreements होंगे तो वो हम we take care of those agreements. So we have both kind of relationships and right now presence हमारा बॉम्बे में है दिल्ली में है so दोनों जगह पे we take care of. अच्छा, जैसे अभी कोविड-19 में अपना जो चल रहा है, तो इसमें हम्म। जो वर्चुअल जो आप लोग का जो चलता है, ये कैसा है? जूम पे ही चलता है कि वीसी वगैरह यूज करते हैं, क्या करते हैं इसमें? So बॉम्बे में हाई कोर्ट का एक अलग ऐप सॉफ्टवेयर है ओके, VIDYO so उस पे होता है या फिर then there are certain softwares जो उन्होंने खुद डेवलप किए हैं and जिनका सर्विसेज उन्होंने हायर पहले जूम पे होता था अब जूम पे नहीं होता अब वीडियो पे होता है या फिर I think there is one software I keep forgetting that name so उसमें कैसा है कि High Court has developed those things for them for those proceedings only.
Okay. वेबएक्स करके, सिस्को वेबएक्स करके एक है, हाँ, Cisco WebEx, right, so right. that is also used by the courts. But अब Zoom ज्यादा यूज नहीं होता, Zoom बॉम्बे में तो नहीं हो रहा है, नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो रहा है. They've shifted to Cisco WebEx. And उसका कैसा एक लिंक, स्पेसिफिक लिंक दिया जाता है आपको, and उसके बाद you can use it. So वो लिंक उस स्पेसिफिक मैटर मतलब के लिए ही काफी बना जाता है. मतलब सिक्योर्ड काफी होगा इसके सिक्योर है, लिए। काफी Okay. सिक्योर. एंड हाफिज भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ही चीफ जस्टिस ने एक मैटर के ऑब्जर्वेशन में कहा गया है कि we are far from resuming the courts physical hearings. Okay. That I don't see that happening for the next 2-3 months. अच्छा, जैसा अभी अजिंक्य कोर्ट के मैटर में जो अगर वर्चुअल चल रहा है, तो आपके क्लाइंट से भी वर्चुअल काफी चलता होगा कि अभी मतलब जाना पड़ फिजिकली? नहीं, I haven't stepped out. I haven't met any of my client in the Okay. past 4 months. जो भी होता है virtually discussions होते हैं. ये तो वकील And है. honestly, even the courts have started accepting soft copy documents, digitally signed documents without notary. So even the courts are accommodating us, you know, they understand that certain formalities cannot be satisfied at this time. But in physical meetings, physical hearings, तो बिल्कुल भी नहीं. काजिम सर आए? काजिम सर से बात हुई मेरी, बोले मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 2-3 मिनट में. We have to start at 8 ना? Yeah, that's right. So you will introduce नहीं, sir ना? आप आमिर जी, आप स्टार्ट कर दो. काजिम सर अगर नहीं ज्वाइन करे तो आप स्टार्ट कर दो, देन इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ले लूंगा, देन अजिंक्य विल स्टार्ट. No, wait for a few minutes. ठीक है, At वेट least कर. 4 minutes. 8:05 को हम लोग कल भी शुरू किए थे, आज भी 8:05 को शुरू करते. कोई बात. आफ्ताब से पूछ लो ना, ज्वाइन करें क्या, रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं. पार्टिसिपेंट तो आ गए, 50 प्लस हो गए. तो आएंगे अभी. Ishrat Khan is also there. Ishrat Khan? Yeah, Ishrat Khan is there. Ishrat Khan, advocate Ishrat Khan is there or what? नहीं, नाम के आगे एडवोकेट तो नहीं है. अपने साथी हैं इशरत भाई. आमिर, एक बार आप बात कर लो काजिम को. आ गए काजिम सर आ गए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम. कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन? आफ्ताब ऑलमोस्ट 60 के करीब पहुंच चुके हैं सर. आफ्ताब साहब. जी 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 60 हो चुके हैं अभी. कंटिन्यूअसली आ रही है एप्लीकेशन. We can start, Kazim ji. We can start. कैन वी स्टार्ट? Yes, I think we should start now. चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप बोलते. Am I audible to all? Yes. चलिए, अस्सलाम वालेकुम. एक मिनट जनाब. जी. आफ्ताब, ये बैनर हटा दीजिए स्क्रीन पर से. जी. हाँ, ठीक है, स्टार्ट कीजिए सर. पानी दे दो. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. काजिम मलिक आपका वेबिनार में स्वागत. पिछले 2 दिन से ये कोशिश चल रही है. इसके पहले हमने साइबर सिक्योरिटी पे एक वर्कशॉप रखा था, सबनी साहब ने जिसमें अपना योगदान दिया था. हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और डेटा साइंस पर शेख अब्दुल समद साहब को सुना, जो वीआईटी वेल्लोर यूनिवर्सिटी से थे. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. आज हम लोग जिस व्यक्ति को और जिसको सुनना चाह रहे हैं वो मिस्टर अजिंक्य कुर्दूकर है, जो कि कुर्दूकर एंड, और हम उनके
लॉ एज ए करियर कैसा रहेगा। इसके पहले मुझे जो काम दिया गया है मैं कर दूं। मैं काविश जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मेंबर हूँ, और आप जैसे जानते हैं कि पिछले तकरीबन 10 से 12 सालों से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए हम लोग करियर गाइडेंस करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, उनको गाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम करते हैं। षणमुखानंद हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम साल जिसमें 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग कैटर करते हैं, उनको गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी टेक्निक्स ये सब बताते हैं। सेकेंडली पेरेंट्स के लिए हम कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे स्कॉलरशिप अवेल की जाए, इसके बारे में बताते हैं। टीचर्स के लिए हमारे पास टेक्निकल वर्कशॉप है, नॉन टेक्निकल वर्कशॉप है। टेक्निकल वर्कशॉप हाउ टू एक्सेल इन आईटी ये सब बताते हैं। नॉन टेक्निकल में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टीचर्स को दूसरे जो गाइडेंस के उनके मैदान है उसमें स्कूल को बेटर बनाने के लिए, स्कूल का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। अभी लॉकडाउन में भी हमने जो टीचर्स जिनको सैलरी नहीं दी थी उनको असिस्ट किया, उनको हेल्प किया। एक बहुत मार्वलस प्रोग्राम हम लोग करते हैं साल में एक बार, टीचर्स का मेडिकल टेस्टिंग करते हैं, जिसमें टीचर क्या प्रॉब्लम है, कहीं उनको डायबिटीज तो नहीं हो रही है कहीं। So these are the different fields in which we are working, and from less 10 to 12 years, and I should say more than 50,000 students we cater. We have a group of more than 150 teachers across the Maharashtra state, and we also travel Maharashtra like Calcutta, Lucknow, UP, Delhi to help students, to guide teachers. एक बड़ा कारवां है, एक बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे टीचर्स भी है, बहुत सारे नॉन टीचर्स भी है। जैसे हफीज भाई हमारे साथ में आते हैं, लेकिन बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। हम लोग साल में एक बार कोई आईएएस ऑफिसर बनता है उसको बुलाते हैं और उससे मोटिवेट हो आईएएस बने। इसी तरीके से आईपीएस है, एमपीएससी है, कमिश्नर लेवल की जो वैकेंसीज है उसके लिए बच्चों को हेल्प किया है। हमने लॉ के बारे में बहुत सोचा है कि लॉ एक एज ए करियर ऑप्शन बच्चों के सामने आए, लेकिन चूंकि अवेयरनेस बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को नहीं पता कि क्लैट की तैयारी कैसे करनी है, 12 के बाद लॉ लेना है या बीएससी के या ग्रेजुएशन के बाद लॉ का करियर ऑप्ट करना है। बच्चों को नहीं पता कि एज ए कौन सा एंट्रेंसेस देते हैं, कौन सी क्वालिटीज उसमें आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है काजिम जी का। जी जी हाफिज भाई आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम and good evening to everyone. I hereby welcome all participants, students as well as teachers to this career guidance webinar series which is known as Web Dandy. And today we have a special lecture on corporate law, and it has been we have invited a very prominent person, and he is very good friend of mine, Mr. Ajinkya Kurdukar. Let me introduce him. He is a founder of Kurdukar and Company. Kurdukar and Company, it is an advocate company. He is practicing in Mumbai courts since 2011, and he is having an experience on a wide range of matters including commercial litigation, arbitration, civil and family dispute, white collar crimes, transaction advisory including private equity, M&A and real estate. He is also a regular guest faculty at various colleges and institutions and organizations across Mumbai, Pune and entire Maharashtra. And especially he is a visiting faculty at Mumbai University Thane campus. And a very good thing is that he has been awarded a Youth Inspiration of the Year award in 2018 for excellence in legal services, which is his field. And today he is going to speak on building blocks and skill sets to focus on to develop a career in corporate law, element to focus on during law school, opportunities for a successful career in corporate laws. So please welcome Mr. Ajinkya Kurdukar. Welcome. थैंक यू सर।
मैं सर अजिंक्य सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो हमारे ऑडियंस को देखने दें, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है? यस यस। Over to you, sir. I must first and foremost think that was a beautiful video and extremely informative. मतलब काफी जिसने भी बनाया बहुत बहुत बेहतरीन बनाया। Hafiz bhai, Amir ji, and everyone from the team, thank you so much for having me here today. It's a great honor and opportunity to share my views. And without any further ado, I will just commence with the presentation. Magic, is this visible? Hello? Yes, yes, yes. Okay. सर एनोटेशन बंद कीजिए सिर्फ। One moment, please. Right. Properly visible? जी जी। Okay. So just a quick introduction. We are Kodukar and Company. हम एक full service law firm है
बॉम्बे में और हमारी ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है। तो लिटिगेशन नॉन लिटिगेशन सर्विसेज दोनों हम प्रोवाइड करते हैं। आज जो है दिस इज अ नाइस वन। वेल आई होप कैन बी अ लिटिल इंटरैक्टिव वन। सब लोग तो यार माइक ऑफ करके बैठे हैं। आफ्ताब भाई, कैन यू हियर मी? जी जी बोलिए। यस, सो व्हाट डू यू सी यहाँ पे? ये सब ब्रांड्स तो हमने देखे हैं, लेकिन ये सारे ब्रांड्स के पीछे इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस हैं, राइट? आज हम लोग डिस्कस किए कि ये कंपनी, the whole idea of law boils down to one concept, which is a law is always enacted for a particular purpose, and to enact, to regulate. So these are some of the most pictures of the corporate world. आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई है, आई हैव जस्ट चिप्ड इन सम पिक्चर्स फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट एज वेल। तो हम जब ये पिक्चर्स देखते हैं तो what do we see, what do we understand of this? It gives us an impression that there is a lot of business. These pictures symbolize business. ये जो सारी अथॉरिटीज हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, रिजर्व बैंक है, ये अथॉरिटीज क्यों बनाई गई? ताकि बिजनेस को चालना मिले, ताकि बिजनेस को एनकरेजमेंट मिले, और ताकि बिजनेसेस को रेगुलेट और मेंटेन किया जाए। Now, coming to the main topic, corporate law क्या है? ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कॉर्पोरेट लॉ एक ब्रांच है लॉ की जो डील करती है बिजनेसेस के साथ। कोई भी एक रेगुलेटेड बिजनेस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे अगर आप घड़ी बेचते हो या आप एफएमसीजी गुड्स बेचते हो, जैसे पाउडर हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हो, जैसे पूलिया हो गया, दवाई हो। नाउ ये एक एज अ बिजनेस के तौर पे जब आप बेचते हो, आप उसमें से जब प्रॉफिट्स एक्सट्रैक्ट करते हो, सो यू आर एसेंशियली डूइंग अ बिजनेस ऑफ सेलिंग दोज गुड्स। और जहां बिजनेस है वहां कॉर्पोरेट लॉ है। जिस भी पॉइंट पे आप कोई एक्टिविटी बिजनेस के तौर पे कर रहे हो, तो आपको अलग अलग कॉर्पोरेट लॉज आपको गवर्न करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं खिलौने बेचता हूँ, ठीक है, तो खिलौने बनाने के लिए मैं एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करूंगा, खिलौने बेचने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क एस्टैब्लिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे जरूरी है कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना। हमने कॉर्पोरेट लॉ को ट्रिगर किया। जैसे पॉइंट नंबर 3 हम देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इज टू एंश्योर दैट द होल इकोसिस्टम, बिजनेसेस की जो इकोसिस्टम है, उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए, और उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों का इंटरेस्ट उसमें बरकरार रखा जाए। ये है कॉर्पोरेट लॉ की बेसलाइन। ये होता है पर्पस कॉर्पोरेट लॉ का, जहां पे एक पर्टिकुलर बिजनेस में इट्स नॉट जस्ट द कंपनी व्हिच इज इन्वॉल्व, देयर आर मल्टीपल पीपल हु विल बी इन्वॉल्व। जैसे बायर्स हुए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, कस्टमर्स हुए, क्लाइंट्स हुए, वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ, लेबर हुआ, ये सारे पार्ट्स जो है वो एक पूरी इकोसिस्टम, पूरी श्रृंखला के अलग अलग हिस्से, उन हिस्सों को जोड़ने का और संभाल कर रखने का जो काम है वो कॉर्पोरेट लॉ करता है। अब कॉर्पोरेट लॉ के अलग अलग, ये तो कुछ मैंने स्पेसिफिक टाइप्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस किए हैं। स्पेसिफिक टाइप्स उसकी ये होते हैं, जैसे कंपनी रिलेटेड लॉ हुआ, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड लॉज हुए, फाइनेंस रिलेटेड लॉ हुए, स्टॉक, जैसे हमने एक फोटो देखा था अभी स्टॉक मार्केट्स का। सो व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज एसेंशियली वन सेकंड, स्टॉक मार्केट इज एसेंशियली अ प्लेस जहां पे अलग अलग कंपनीज के जो है स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं। It's a very specialized field of business. It's a very niche field of business. Therefore, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड लॉज होते हैं। उसी तरह से जैसे हम सब जानते हैं, टैक्सेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब करते हैं तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉफिट
is paid to the government in form of a tax. Tax को relate करने वाले laws. अब जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, आप दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस देखते हैं, या आप देखते हैं बैंक अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने वाले लॉज. सो ऐसा कोई उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता. लॉ loan by the purpose that it solves, that by the purpose that it addresses. ये सारे जो लॉज हैं, इनका एक बेसलाइन यही है कि वो बिजनेस को सही तरीके से करने में उस बिजनेसमैन की प्लस उसके जो क्लाइंट्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, उन सब की मदद करते हैं. Now, continuing with the same point, so what does a corporate lawyer do? एक corporate lawyer का main काम क्या होता है? The most important element of practicing as a corporate lawyer is you have to safeguard interest. You have to safeguard the interest of your business, of the business that you are catering to. जैसे for example हाफिज भाई की company, just assuming हाफिज भाई की company ABC Limited, अगर वो कंपनी मेरी क्लाइंट है तो मेरा काम एज अ कॉर्पोरेट लॉयर यही रहेगा कि मैं उनके बिजनेस की जो भी उनके बिजनेस का जो भी इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करूं. मैं आई विल इंश्योर दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ही इज एंटरिंग इनटू आर कंप्लायंट विद द एग्जिस्टिंग लॉज. मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो सारे जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस कहीं किसी और लॉ को वायलेट नहीं कर रहे. ये होगा मेरा प्राइमरी जो है ड्यूटी टुवर्ड्स हिज बिजनेस. सेकंड होता है कस्टमर. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा सबने, जो अभी डे बिफोर यस्टरडे अमेंड भी हुआ था. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को बरकरार रखता है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है. एंड फॉर एग्जांपल अब जैसे हाफिज भाई ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है आफ्टर इन 10 डिफरेंट कंट्रीज, तो उनके इंटरमीडियरीज जो हैं, जैसे कार्गो कंपनीज हुई, शिपिंग कंपनीज हुई, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स हुई, उन सब का भी जो है इंटरेस्ट उस ट्रांजैक्शन में उसे भी सेफगार्ड करना है. सो डिपेंडिंग ऑन, एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन व्हिच स्टेज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजैक्शन, आपका ड्यूटीज का नेचर चेंज होता है. लेकिन the whole purpose of engaging a corporate lawyer is to ensure that the interest of the business, of the customer, and every intermediary in between is safeguarded. So if you want to practice as a corporate lawyer, you have to ensure that this is the primary purpose why anybody is going to employ. उनका interest safeguard करने के लिए. Now आपने वो ब्यूटीफुल वीडियो तो देखा ही है, तो ऑफ कोर्स जस्ट थ्रोइंग सम लाइट ऑन दिस, दैट हाउ टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर. वेल, सबसे बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको LLB करना होता है. जैसे आपने वीडियो में भी देखा कि वो 3 साल का होता है, 5 साल का होता है. मोस्टली इनफैक्ट 95-98% ऑफ द कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट फॉर बॉम्बे एंड बैंगलोर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बाकी सारी जगहों पे जो है 5 साल का कोर्स होता है. आपके 12वीं के बाद आप एक एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, और उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको जो है उस स्पेसिफिक कॉलेज में आपको दाखिला मिल जाएगा. क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसे कोई करने पर आपको कोई बेनिफिट मिले या कोई एडवांटेज मिले एज अ कॉर्पोरेट? तो है. 2 मेजर कोर्सेस है, जिनमें से एक तो मैंने भी किया हुआ है, विच इज कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स. सो ये CS का कोर्स जो है, या फिर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो कोर्सेज हैं ये कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं. सो ये आपको लॉ और कॉमर्स, ये दोनों का एक इट गिव्स यू अ टेस्ट ऑफ द थिंग्स टुगेदर. तो एज अ कॉर्पोरेट लॉयर आपको फाइनेंस या अकाउंट्स या कॉमर्स रिलेटेड ज्ञान होना अनिवार्य है. You cannot become a corporate lawyer if you are not aware about how the financials are read, or how the commerce works, or what is it. ये सब जो है ये आपके प्रोफेशन का बिल्कुल इसेंस होते हैं.
So मैं suggest करूँगा along with your LLB course you should definitely consider doing a course like company secretaries course or CA course, which is usually doable along with your law course. So ये दोनों courses मिला के आप 5 साल में कर सकते हैं. जैसे मैंने भी किया था, मैंने LLB और company secretary साथ में किया था. I started it together, I ended it together. So it is a doable course. Now, what is the advantage of doing these secondary courses? It is that आपको एक specific field के बारे में ये आपको बहुत deeper exposure दे across India, not just in India, across the world. These are recognized courses. So I would always suggest that if you want to get into corporate law as a profession, then along with your LLB, I would always recommend that you do CS as a course or chartered accountants as a course. और भी कुछ courses हैं जैसे CFA है और कुछ specialized courses भी होते हैं. आप those are secondary courses, I would say, but if you really want to get into the profession, I would always recommend company secretaries or chartered accountants as a course which you should do along with your LLB. It will give you a stronger and a clearer perspective about how the profession of corporate lawyer works. Now, this is my favorite part of the discussion. See, guys, ये बहुत interesting बात है कि आप LLB में सिर्फ लॉ प्रैक्टिस करने की डिग्री आप प्राप्त करते हैं. आपको सिर्फ वो डिग्री मिलती है, आपको सिर्फ वो लाइसेंस मिलता है, लेकिन जो स्किल सेट होता है ऑफ बिकमिंग अ गुड लॉयर, ये स्किल सेट आपको एक अर्ली स्टेज से कल्टिवेट करना शुरू करना चाहिए. देयर आर सर्टेन हैबिट्स जो आपने फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इन हैबिट्स का आपको इमीडिएटली कोई बेनिफिट नजर शायद ना आए, लेकिन आपके जो लीगल कोर्स है या लीगल प्रोफेशन है, वहां पे इन सारी स्किल्स का आपको बिल्कुल ग्लेयरिंग बेनिफिट दिख जाए. There are some 8 to 9 skill sets which I have discussed here. All the people, or if there are teachers and parents who are participating in this discussion, please do make a note of these skill sets, because आप gradually ये skill sets आपके child में develop कर सकते हो. And if we have students here who are undergoing, who have chosen law as their academic course, then you ensure that you are very, very consciously working on these points. First and foremost thing, as a lawyer, you end up reading a lot. तो आपको रीडिंग और एनालिटिकल स्किल्स आपकी बहुत ही तेज होनी जरूरी है. आपको फास्ट और करेक्टली रीड करना आना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश. सो इसको कर सकते हो आप, टाइम रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ किड, एज अ इन योर ग्रोइंग अप इयर्स, कि मुझे इतने वक्त में इतने पन्ने किताब या पेपर के खत्म करना. तो आपको इंश्योर करना है कि आप रीड भी क्विकली कर रहे हो, और वो जो रीड कर रहे हो वो आप यू आर आल्सो प्रोसेसिंग इट, आप समझ रहे हो उसे. एंड आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि एक बार पढ़ने के बाद आप उसे एक संक्षिप्त में लिख के किसी बुक में whatever is written in that material that you've read, try making bullet points out of it, summary out of it. Okay, so first and foremost thing is make sure that you have a good reading and analytical skill developed inside in you as a growing up kid. People skills. You don't end up for the whole day. You are interacting with your clients, you're interacting with people. आप courts के साथ interact करते हो, judges के साथ interact करते हो, colleagues के साथ interact करते हो. आपके people skills तेज होना बहुत जरूरी है. किसी भी कमरे में जाके अगर आप शाय हो के किसी कोने में बैठते हो, तो वो शायद आपको वो आदत आपको नुकसान देगी. You should make sure that you have the habit, you have the skill of interacting with people. Now, interaction doesn't only mean that आप सिर्फ गप्पे लड़ा रहे नहीं. आप जब भी बात करो लोगों से, तो आप attention दीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं आपको, and how they behave, you have to register it. Now, how is this important as a lawyer? Is because if you are practicing as a lawyer, there will be people coming to you. On an average, there are like 8 to 10 people coming to our office every day, meeting me and telling me what their matter is. So you have to ensure that you have the people skills and you have the ability कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसमें से useful चीजें कितनी है और unuseful कितनी, useless चीजें कितनी है,
ये फिल्ट्रेशन करने की एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। सामने वाला जो कह रहा है उसको रजिस्टर करके रिमेम्बर करने की आपको टेक्निक डेवलप करनी है। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग इट, एंड एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सीनियर, यू कैन मेक दिस एज एन एजेंडा, और आप इसे डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट योर चाइल्ड और योर कलीग ही इज डेवलपिंग दीज स्किल सेट्स। पब्लिक स्पीकिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ, या आप स्टेज पे जाके बात करते हैं, आपके विचार सामने रखते हैं लोगों की, तो सिर्फ स्टेज पे जाकर बात करना एक चीज है, और एक विशिष्ट रूप से आपके विचार एक फ्लो में एक्सप्रेस करना ये दूसरी चीज है। आपको दूसरी चीज करनी है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कल्टिवेट द स्किल सेट of speaking in front of a large public, and you are speaking sense. आपके जो विचार की जो श्रृंखला है वो एक it should be a linear, there should be a linear flow. आपके thoughts structured होनी चाहिए, और आपके words आपके thoughts को justice देना चाहिए. They should be doing justice to what your thoughts are. So first is reading and analytical skills, people skills, public speaking, deadlines. Lawyers का सबसे one of the most critical aspects of this practice is that you are working on hardcore deadlines. आपको कल के कल कोई चीज फाइल करनी है, आप आज रात पूरी रात भर बैठ के उस पर काम करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। राइट, नाउ मूविंग ऑन, ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेट वैल्यू गोल्स। जैसे ये बात बहुत ये मैंने at the age of 30 समझ लिया है, मतलब I have understood this, the meaning of this point at the age of 30, that having an unshakable value system helps you in the long run. Now when I say value system is, आपको सही चीज के लिए लड़ना आना चाहिए, गलत चीज को रोकना आना चाहिए। ये एबिलिटी आपने बिल्कुल शुरुआत से अपने आप में डेवलप करना। The reason is that over the period of time हम academics में, हम practical दुनिया में, practical issues में इतने खो जाते हैं, इतने उस पे इतना फोकस करते हैं कि हम इस वैल्यू सेट को बढ़ावा नहीं देते, और ये वैल्यू सेट आपको प्रोफेशन में बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है जो बिल्कुल नीडी है, जरूरतमंद है, और आपको उसको हेल्प करना है, तो you should have the correct value orientation, that it's not for money that you're doing it, it's for helping that person, and you are using your profession to help that person. So ये जो एक thought process आप cultivate करते हो शुरुआती दिनों में, वो आपके साथ बिल्कुल आपके प्रोफेशन में लॉन्ग रन में आपके साथ रहे। So make sure that you cultivate this very good set of healthy values in your mind, so that you don't have to keep questioning your own set of thoughts. Moving on, specifically corporate law के लिए ये तीन चीजें मैं कहूँगा कि एक तो financial literacy, तो आपको जो है बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ने की जो क्षमता है वो अपने आप में आपको बढ़ानी जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइंस फील्ड नहीं ले सकते या आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है एज अ कोर्स के तौर पे या आपके खुद के एफर्ट से आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कल्टीवेट करनी है, क्योंकि टू अंडरस्टैंड the financials of a company, of an organization, is one of the most basic elements of corporate law practice, right? So it's important that you imbibe, you ensure that you have a certain level of financial literacy. Drafting skills, as a lawyer, of course, we all know that drafting is one of the most important part of legal practice. एंड आप शुरुआत इससे ऐसे कर सकते हैं, आप एसेज लिखना या आर्टिकल्स लिखना या ब्लॉग्स लिखना, इन चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग डजंट ऑलवेज मीन दैट एसेंस ऑफ ड्राफ्टिंग इज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स टू communicate the correct thoughts in your mind. A legal draft is conceived in the mind, but it is reproduced only on the paper. So it is important that you have the correct ability of letting the thoughts flow through you onto the paper.
Correct. So आपके drafting skills को आपको बिल्कुल, it's essential that you work on your drafting skills. Just for the revision purpose, the first thing is reading and analytical skills, people skills, public speaking, working on deadlines, set of value goals, financial literacy, and the skills with respect to drafting. These are the 7 points that you should definitely focus on. In fact, I would say from an early stage till the time you are undergoing the legal education. Well, the last question comes is एक corporate lawyer करता क्या है या कहाँ पे आप opportunities देखते हो? तो जैसे मैंने कहा कि companies corporate lawyers को बहुत prefer करती हैं. तो आप एक company में as a legal advisor आप join हो सकते हो. You can be a part of the company. You can be a practicing advocate or you can be a law firm. The way we have a set of lawyers with us, and we cater to different industries with a similar set of laws, right? So you can be a part of an advisory or a law firm. You can be a government advocate. So that government जैसे कुछ issues होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ होते हैं, जो अलग-अलग लॉज को चैलेंज करते हैं, तो वहां पे जो है गवर्नमेंट्स को अपनी तरफ से कुछ लॉयर्स एंगेज करने पड़ते हैं. So you can become, or you can aspire to become a government advocate. You can be a professor or a head of the department. If teaching is your calling, अगर आपको teach करना पसंद है, if you want to become a teacher as a professor, you can definitely become a academician as a professor in a law college or something. You can be a journalist, and to all my tech friends here, one aspect of legal practice that I want to highlight is legal tech. During this COVID times, all of us, we've understood the importance of technology. However, there is an entire new world out there called legal tech, जो बिल्कुल कम explore हुआ है, बहुत कम participants हैं उसमें, which is an amalgamation of law and technology. I'm not the right person to talk about it because मेरा largely traditional practice है, लेकिन I'm sure if you try to research more about this, you will get to learn. And there are people, not just in India, but across the world, who are working on various models in legal tech. So I'm sure that's one aspect of law which is upcoming. And for the time period, for the horizon that we are discussing, 2020 to 2030, I am most certain that there are going to be a lot of legal tech startups coming up. So that's one aspect of legal practice that you should not ignore. Well, challenges, yes, extremely high pressure and high responsibility. Continuing education, for example, I've been practicing since 2011 now, and even today I do my research every day. मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं law के अलग-अलग judgments को study करता हूँ. The reason is that law is one of the most dynamic fields, जहाँ पे आपको updated रहने की ज़रूरत है. आपको understand करना है आपका judiciary किस दिशा में सोच रहा है और किस दिशा में उसके actions रहे हैं. इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में ग्रो हो रही है, ये सारी जो है अलग-अलग पॉइंट्स हैं जिनको आपको एक साथ देखना होता है. Only then you will be able to survive. I cannot survive in the industry today, in the legal industry, if I am with the thought process that was there in 1999. आज इतने सालों बाद, after 20 years, after 21 years, the industry has changed. The expectations of the industry have changed, and therefore I need to be on the same page with the industry, and that gives the dynamism to this profession. So continuing education and dynamism are one of the most essential aspects of legal practice. So with that, one small quote: a lawyer's profession is the most beautiful one, because as a lawyer you ensure that the society is always well engineered. On this note, thank you so much for giving me this beautiful opportunity and bearing my talk for I don't know how many minutes, I haven't checked, but that's about it from my end.
हेलो जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज सर, आप Yeah, आगे बढ़ाइए सेशन को, क्वेश्चन आंसर सेशन को। यस प्लीज। yeah, participant can ask question directly. If anyone is having a question, they can write it in chat box or they can raise hand also. So we can take question. काजिम सर कुठे गेले? Yeah, anyone is having a question? सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है ना Chat सर, box में एक question है वो कि पढ़। one second. What would be my post if I do become plain with CS, and what would be my post if I do LLB with CS? Okay, that's a very practical and a very bright question. In the first case, if you are doing only your BCom and your company secretary's course, you will be working as a compliance officer or maybe an assistant manager to the compliance officer. But if you do your law as well as company secretaries, you can become or you can aspire to get into a company at the post of, let's say, vice president legal or vice president compliance and legal. The point is that it goes hand in hand. Company secretaries and law, they go hand in hand. So I would always highly recommend that even if you're doing BCom and CS right now, no problem. But make sure that once you've completed both these courses, try and spend 3 more years and get your law degree as well. Because once you get that, that will open multiple doors for you. As I said, you can get into in a company as a VP legal or head of the department legal or stuff like that. There is one more question from Shailaja Mule. The question is, how do I prepare for CLAT? Well, there are certain. शैलेजा मुड़े जो है वो हमारी बहुत सीनियर काउंसलर मैडम है, और उनका ये क्वेश्चन है। वेलकम शैलेजा मैडम। यस यस सर, आप आंसर रिप्लाई करें। Take that? Yeah. Okay. So for CLAT, there are certain crash courses as well in Bombay, as well as crash courses as in 3-4 months के courses भी होते हैं जो आपके 12th के एग्जाम के बाद आप engage कर सकते हो खुद को, जो usually 2-2.5 महीने के लिए होते हैं, या फिर there are certain courses जो 1-1 साल तक होते हैं. So once your 11th standard is over, you can enroll for those courses and you can continue those courses for 1 year. And I think I would recommend those because वहाँ पे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती है. As you rightly pointed out in the video, there are very limited seats और आपको ensure करना होता है कि आप उन सीट्स में से एक सीट मिले. तो आप अगर 1 साल का कोर्स लेते हो तो आपको काफी फायदा हो सकता है. सर मुझे एक अजिंक्य पूछना था थोड़ा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर किसी को जज बनना है और उस लेवल पे जाना है तो उसके लिए क्या कुछ गाइडेंस आप क्या दे सकते हैं? ब्यूटीफुल. तो उसके लिए आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो एज अ लॉ करियर, बिकॉज इट्स यू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, सो आपको एलएलबी डिग्री तो जरूरी है. उसके बाद जो है अगर आप एक विशिष्ट नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट करते हो एट द बार, तो यू कैन बी एलिवेटेड. जैसे आप डायरेक्टली if you have completed a period of 15 years of service, you can be elevated to the Bombay High Court as a judge. अगर आपको शुरुआत से ही जज बनना है तो आपको आपके एलएलबी के बाद आपको कुछ एग्जामिनेशंस देनी होती है, जैसे जेएमएफसी एग्जाम्स हो गई, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या सो आप डिपेंडिंग ऑन which category of judge you want to become, you can give those exams. जैसे for example अभी there are various tribunals also, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हुआ, टैक्स ट्राइब्यूनल हुआ, तो उसके कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं. लेकिन हर ओकेजन में जब आप जज के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्पेसिफिक एग्जाम्स होती है, लेकिन उसका मेन जो रिक्वायरमेंट होता है दैट यू शुड have an LLB degree, and in addition to that you should also have a standing practice of 10 years, 15 years, 20 years, depending on which forum you are applying to. लेकिन उसकी अगर तैयारी की बात करें तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी जो है आपको 3rd-4th ईयर से ही शुरू करनी चाहिए. You should start working towards those
goals from the 3rd 4th year of your law course, क्योंकि उसमें जो है स्कोप ऑफ एग्जाम जो है उसका बहुत वाइड होता है, आपको अलग अलग लॉज के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू इंटरेक्ट विद the judges. In fact, there are certain societies on Facebook as well जहाँ पे judges अपने experiences share करते हैं, so you can take help of those societies as well. And of course, if anyone out of this audience wants to get connected to some judges, I have a couple of friends who can guide them, so I can also help you on that aspect. If there is any age limit for judge, there is one question from yes. आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपको कोई भी जज बनने के लिए आपको एज लिमिट है, लेकिन एज मच एज आई कैन सी उस एज लिमिट का यहाँ पे ऑडियंस में तो कोई नहीं है, तो दैट्स अ वेरी एक्सटेंडेड एज लिमिट. सो 65 इयर्स का होता है, 60 इयर्स का होता है, 58 इयर्स का होता है, सो अलग अलग होते हैं, बट दैट इज फॉर द रिटायरमेंट पार्ट. कि एज आई सेड, आपको जज बनने के लिए जो लिमिट है, ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के बाद में तो आप बन नहीं सकते, आप जज बनोगे उसके पहले ही, लेकिन फ्रॉम कंप्लीटिंग योर LLB टिल बिकमिंग जज ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं होती. So that way you can become a judge anytime as long as you're within the upper limit as prescribed for Supreme Court or the High Court. There's one question from Danish. I have completed my BCom and currently I am in final year law student. Suggest me for an internship in corporate law, or can I have an internship opportunity in your company? And please, if you can share your email for further contact. Definitely, I would love to share my email, and if things work well, you're always welcome. एक सर हाफिज भाई, एक क्वेश्चन और था जो आमतौर पे एज ए काउंसलर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जब, तो हमको एक क्वेश्चन आता है कि 12th के बाद 5 साल का LLB करना ज्यादा बेटर है या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB करना? Any day, under any circumstances, 12th के बाद 5 साल का LLB करना always is better option. Okay, thank you. One question from Ehsan Sayyed. Is there better to make mindset for specialization before starting LLB or waiting for completion of LLB? Very good question. Absolutely fantastic question. You should always wait till your 4th year of law to make up your mind whether you want to have a specialization. In fact, one of the senior most advocates in India and one of the most renowned advocates in India, Sri Datar, Advocate Datar, senior counsel in Delhi, he says that there should not be a lawyer should not have a specialization in the first 10 years of his career. So don't think about specialization from the inception. I would suggest that you wait till your 4th or the 5th year, and thereafter you can consider doing some specialization. सर, जिस तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर इंटर्नशिप कंपलसरी है, लॉ के अंदर अभी तक ऐसा इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं किया मेरे ख्याल से. नहीं किया. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, वो लोग 3rd ईयर 4th ईयर में अगर किसी लॉयर के साथ में अगर इंटर्नशिप करते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरल मतलब आगे के लिए ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर पहले पूरा एकेडमिक साइड कंप्लीट करते हैं, देन दे आर means they move for the job and means work and all. To be very honest, sir, I think that's pretty late. Okay. I am very certain that you should start interning right from the 1st year of your law college. क्योंकि उससे तुमको see most of the people what justification that they give is कि अरे हमको तो लॉ की समझ ही नहीं है. Yes. तो पहले 1st या 2nd ईयर में करके क्या फायदा? The point is not that. The point is that you may not understand what law is in your 1st year, but you should understand, you should know what lawyer does. There's a difference, right? And उससे होता क्या है कि आपको एक जिसे word है तरबियत, right? वो एक तुम्हारी ट्रेनिंग होती है under a lawyer, जहाँ पे तुमको you see your senior, you understand how he thinks. You may not know what he thinks, but you start understanding how he deals with his clients, how much he reads, how he carries himself around.
these are the building blocks of your attitude as a lawyer. You are as much a lawyer as much as you think that you are. आपको बिल्कुल पहले साल के पहले महीने से I suggest that you should start interning under maybe some individual lawyer or a law firm, क्योंकि उससे आपको जिस किस्म का एक्सपोजर मिलता है वो एक्सपोजर आपको सिर्फ किताबों से तो कभी नहीं मिल सकता. And it's an incorrect statement to say कि अरे first 3-4 years में तो लॉ पता ही नहीं है तो हम लोग क्या सीखेंगे. कोई जरूरी बात नहीं. आप जज नहीं हो, आपको आर्ग्यू भी नहीं करना है, लेकिन आपको लॉ एक जैसे फॉर एग्जांपल केस लॉ सर्च करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी लॉयर के प्रैक्टिस का. करेक्ट केस लॉ कैसे साइट करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, ये बेसिक आदतें जो हैं, ये बेसिक स्किल सेट्स जो हैं, वो आप इंटर्नशिप में ही सीखते हो. So just to answer your question, sir, I think you should. I think it's highly recommended that law students start interning right from the first year, maximum from the second year of their college, if they want to enjoy the first year, and from the second year of their college. I think there is one question in chat box from Mr. Abu Umar. Can you please read it? I cannot understand because just read it in the chat box. Abu Umar has asked the question. Correspondence type. Yeah. Any way for working or on job person if he or she want to become a lawyer or he want to go in the field of law? Unfortunately, no, because law में आपको जो है आपको correspondence type courses नहीं मिलते हैं, as far as I remember. Yes. It's a professional course, तो आपको correspondence course नहीं मिलेंगे. लेकिन एक आप काम कर सकते हो, अगर आप कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स या फिर देयर इज अ कोर्स इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर जो मैंने किया था, इट इज कॉल्ड MBL, मास्टर्स इन बिजनेस लॉज. तो आप वो कोर्स भी कर सकते हो. नालसार के भी कुछ कोर्सेज हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. Those courses will not make you a lawyer. Those courses will give you a taste or a hint of what law is, what commercial law is. They will not make you a lawyer. So अगर आपको लॉयर बनना है या आपको लीगल फील्ड में जाना है तो आपको LLB करना जरूरी है. You cannot do all of that. सर अजीम साहब, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो गवर्नर्स होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं? ये दो तरीकों से सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है? ठीक, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे CBI के जो लॉयर्स होते हैं, तो CBI lawyers are appointed as an officer who are representing CBI in the court. ठीक है, ये हुआ एक तरीका जहाँ पे आप एज एन ऑफिसर आप अपॉइंट होते हैं. दूसरा तरीका ये होता है जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हुए, जो जिनकी खुद की प्रैक्टिस होती है, लेकिन सब्सिक्वेंटली उनको गवर्नमेंट अपने केसेस के लिए हायर करती है. फॉर एग्जाम्पल एक और उसमें कैटेगरी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफिक किसी केस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए आपको हायर करती है ऑन द बेसिस ऑफ द गुडविल एंड द एक्सपर्टीज दैट यू हैव. सो जैसे ये प्रैक्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो MCGM है, तो MCGM जो है अलग अलग लॉयर्स को अलग अलग मैटर्स के लिए अप्रोच करते हैं. वो लोग गवर्नमेंट एडवोकेट्स नहीं है, दे आर नॉट ऑन द पैनल ऑफ द गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट हायर्स देम फॉर सम स्पेसिफिक केसेस. सो यू कैन बी अ रिटेनर advocate by the government wherein you are acting as an officer, or the government can appoint you or approach you for some specific cases. Hello? Yeah, there is one question. Many teachers are doing LLB. Also, is it any way beneficial for them, or is it recommended for teacher or headmasters to go for it as an additional degree? No, I don't see that to be a requirement or recommendation, because teachers may be doing LLB probably because they want to become a subsequently become a principal or something, because LLB करने के बाद आप LLM करते हो, उसके बाद आप PhD करते हो, तब जाके आपको universities में you get an opportunity to become the principal or the head of the department. So probably that is the line of action. But teaching and LLB, okay, one thing that can be said is that if you are getting into the teaching field and if you want to teach law in law school, LLB is the bare minimum that you should have.
So if you want to become a teacher in a law school, then of course LLB is the one of the most essential requirements, and in addition to that you also are supposed to do your masters. So yeah, आमिर सर, teachers do LLB to understand आमिर सर, MBPS हाँ and सर बोलिए। GR. सर एक मेरे दोस्त हैं जो जिद्दा से हैं, अरसलान बेग, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनको वेलकम करें। वो कुछ कहना चाह रहे हैं काविश तंजीम के लिए, थोड़ा सा आप उनको वेलकम करके बोलने का मौका दें। क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाने के बाद में उनको इनवाइट कर लेते हैं ना। अच्छा, ओके, शुक्रिया। This question for Shailaja madam. Teachers do LLB to understand MEPS Act and GR. Can I you think elaborate on that's not a question. I think she's saying, she's Yes, telling yes. us that. Yes. So any question from any participant, कुछ पूछना है तो आप लोग डायरेक्टली, अगर हम लोग आमिर सर आप बोलते तो अनम्यूट कर देते हैं, सब डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ अनम्यूट कर सकते हैं सर। एक क्वेश्चन में अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछूं? जी जी प्लीज। लोग अक्सर पूछते हैं कि हर फील्ड के अंदर पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी। तो हम लोगों ने कई जगह पे पढ़ा है कि कुछ अच्छे लॉयर्स मतलब एक एक केस का 65 to 70 lakhs भी जो है वो करते हैं चार्ज, और कुछ बेचारे सिर्फ बेचारे ही रह जाते हैं असल में। जी जी जी। तो ये इतना वाइड रेंज सैलरी का पैकेज का मतलब समझ में नहीं आता, मतलब क्या ऐसा होता है कि इतना किसी को मिलता है? It actually depends on three things actually. Yeah. First thing is your experience and your expertise. Okay. अगर आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज एक विशिष्ट फील्ड में है जहाँ पे आप जो बोले वो लॉ है, you know, people consider you to be an expert in that field, right? तो वहाँ पे जो है आपकी कमांडिंग एबिलिटी, फीस कमांड करने की, आपने जो बोल दिया वो अथॉरिटेरियन, just allow me to be, so your ability to command the fee is increased multifold. That's point number one. Point number two is also the gravity or the intensity of the matter. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद है एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये था वोडाफोन वाला जो एक मैटर हुआ था इन 2011-2012, जो टैक्स वाला मैटर था, इनिशियली अराउंड 11,000 crores. So it had the gravity of the matter was extreme. मतलब वहाँ पे आपको you cannot risk that matter, right? And when you are an expert and you're being hired for such matters, obviously your fees will be way higher. Now, just to divert from this topic, but taking the opportunity to share one very important point or perspective here is that it's important that you cultivate your authority in a particular subject in the initial years of your practice. Legal practice के तीन खंड होते हैं. There are three periods of a lawyer during his practice. Initially, you are paid way less against what you are working, against your deliveries. There comes a time where you are paid in proportion to what you are working, to what your deliverables are. Subsequently, you are paid way more in comparison to what your deliverables are. So, ये डाइवर्सिटी जो है, ये लीगल फील्ड की ब्यूटी है, ये डायनामिज्म उसकी ब्यूटी है, और ये दिस इज गोइंग टू स्टे. The intention is, the perspective should be that you should keep yourself updating so well that you will be able to justify your fee. तो आपको बस इतना ये करना है, खुद की काबिलियत इतनी बनानी है कि आपकी फी आप जस्टिफाई कर सकें. I think we have ये है. What are the major differences of pursuing LLB from National School Bangalore, Nalsal and others, Mumbai University, and your advice? Okay. Well, definitely there is a huge difference. वही difference जो एक IIT में पढ़ने पर और regular engineering college में पढ़ने पर होता है. आपको knowledge दोनों जगह पे मिल तो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपको वो नॉलेज दिया जाता है उसमें अंतर.
जैसे नेशनल लॉ स्कूल में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ डील किया जाता है, you are वाकिफ किया जाता है, you are exposed to a lot of practical problems. That's one. B, you cultivate a very strong network, a very influential network of good lawyers in NLUs, in premium colleges. That's point number 2. Point number 3 is that you get a solid credibility because of the kind of variety of subjects that you're dealing with, very, very practical subjects that you're dealing with, and the way they are dealt with in those colleges. It sharpens your understanding, it sharpens your intelligence, legal intelligence, and that's what is beneficial to you in your coming years, in your practice. So why would a person go to an advocate who's qualified from Nalsar and not from someone from Bombay University? Well, all the major councils across Bombay and in the Supreme Court as well, even the young ones, they are not from premium colleges. The point is that now that you have the possibility of getting inside a premium colleges, there are, I think, 5 colleges which were last I remember. तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी है, you should try getting inside a national college, because as I said, आपका जो ट्रेनिंग होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूनिक किस्म से ट्रेन किया जाता है आपको. आपका सर्कल एक अवेयर सर्कल होता है, and additionally you get a solid credibility as far as the profession is concerned. Yes, thank you, Amir. 22. Yes. Any further question from anyone? Please ask. It's a great opportunity for everyone. So if any doubts, anything they wanted to know, you can directly ask. Ajinkya is there to answer all questions. आफ्ताब साहब, सबको अनम्यूट कर दीजिए आप, ताकि कुछ अगर क्वेश्चन करना डायरेक्टली कर सकते हैं. अमीर सर, मुझे बोलना था. ममता बोल रही हूँ. हाँ, बोलिए मैम. हाँ सर, बच्चे दरअसल पूछते हैं कि लॉ में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या अच्छा होगा. अच्छा या बुरा का तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, लेकिन लॉ को let your clients decide your specialization is what I always believe in. तो आप ये पर्सपेक्टिव लेके तो बिल्कुल नहीं चाहिए. You should not progress with this perspective कि I want to specialize only in this field. No. Because unless you have tasted other aspects of law, it will be unjust for you to just keep focusing on one aspect of law. And Mamta ji, one more thing is, if there is a specialization, that does not mean that you will shy away from other aspects of law. Today, when I say that I'm a corporate lawyer, I cannot say that I don't understand how the criminal law works. Because tomorrow, if one of the directors of my company gets arrested, I should also know how to get him out from the jail by arguing a bail matter. Right? जैसे economic offenses हुए, जहाँ पे corporate law और criminal law दोनों का बिल्कुल एक there's a unison of that. So as I said, you cannot practically stay away from one aspect of law, claiming that you want to be a specialized lawyer in some other aspect. And to answer your question, you should never have this perspective from the inception that I want to be a specialized advocate in this field. Let your experiences guide you and decide what is your specialization. Okay, thank you, sir. सर, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होती है और ये कैसे केसेस उसको उस कोर्ट को दिए जाते हैं? ओके, सो फास्ट ट्रैक केसेस जो है अलग अलग लॉज में अलग अलग केसेस में होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रिमिनल कोर्ट्स में भी फास्ट ट्रैक केसेस मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू हो या बहुत ज्यादा ग्रेव क्राइम हुआ हो, तो वहाँ पे हम जानते हैं जो भी मीडिया में बहुत सारी केसेस जो हाईलाइट होती हैं वो फास्ट ट्रैक में होती हैं. देन देयर आर सर्टेन statutory provisions which ensure कि there should be a fast track hearing. Civil cases में भी जो आपका CPC होता है, Order 37, yeah, CPC में भी provision है that there should be fast track hearings. Then corporate law में भी जैसे insolvency laws हुए,
या आपको लिक्विडेशन लॉज हुए, ये लॉज का हियरिंग भी फास्ट ट्रैक किया जाता है। ये उस पर्टिकुलर गवर्निंग लॉ में ही बताया गया है कि द court should hear these matters on fast track basis. So ऐसा to answer your question, the type of case determines whether it will be a fast track hearing or it will not be a fast track. थैंक यू सर, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन अगर आप इजाजत दे दो। बिल्कुल। क्या मतलब ऐसा लोगों में एक गलतफहमी ये भी है कि ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में इस फील्ड में रहना बहुत मुश्किल है। मैं 10 साल से रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब आपको किसी न किसी तरह से मतलब ऐसी थोड़ा बहुत अनफेयर होना पड़ता है। नहीं अमीर भाई, इनफैक्ट मैंने इसी बात को लेकर एक पॉइंट छेड़ा था मतलब ये प्रेजेंटेशन में। सोसाइटी का वो है, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली अमीर भाई, प्रॉब्लम क्या हुई है कि मूवीज में, सीरियल्स में वगैरह इस प्रोफेशन पे थोड़ी सी काली धूप दी गई है कि अनफॉर्चुनेट बात है ये, दैट रॉन्ग पिक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोफेशन हैज बीन पेंटेड। However, as I said, as I spoke about it in my presentation as well, a strong set of values will take you far, far away in the profession. क्योंकि ये अच्छा, आपकी question, to deal with your question a little more intensely, as a lawyer, you should also have the ability to understand that if you are doing your profession, okay, if you're discharging certain duties as a professional, you should not think about other things. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी अक्यूज की बेल कराता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसने जो किया उससे सहमत हूँ, या उसने जो किया मैं उसकी सराहना करता हूँ, या आई एम encouraging what he has done. I am discharging my duty as a lawyer there. So it is important that you should have a strong set of values when it comes to dealing with your clients. आपके clients को you should never misguide your clients, you should never loot your clients, या फीस के लिए client को अटका के रखना, ये जो काम है, ये काम बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी को अगर आपके सर्विसेज की जरूरत है और आप उसे अगर सर्विसेज दे रहे हो, तो I'm sure that it is you're well within your duties, you're well within your right as a lawyer, and you're doing nothing wrong when you're doing that. So yeah. Okay, now एक मिनट हाफिज भाई, मेरा सवाल है। हाँ जी अखलाक जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर, बोलिए ना। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लेट ज्वाइन हुए हैं, तो मैं एक सवाल अजिंक्य सर से करना चाहूंगा कि अगर वो स्टूडेंट्स को समझाना चाहें कि जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड कैसी होना चाहिए, या कौन से एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है, अगर वर्ड्स में शॉर्ट बता सकते हैं, वर्ड में। Okay, so first and foremost thing is make sure that you develop a strong skill set of these 6-7 skills. One is reading and analytical skills. आपको तेजी से पढ़ना और बिल्कुल ग्रास्प करना, जो आपने पढ़ा है उसे ग्रास्प करने की क्षमता आपको खुद में डेवलप करनी है। दूसरी जो चीज है, आपको पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करना है। You should be a good speaker if you want to be a good lawyer. Then you should also have the ability, in fact I have made certain, yeah, you should have people skills, you should have a good set of people skills, you should not be someone who does not know how to interact with public. आपको डेडलाइंस पे काम करना आना चाहिए। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, you should be able to understand what balance sheets are, you should be able to read what financials are. So basically you should have some financial literacy. और आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स जो है, जैसे ब्लॉग राइटिंग स्किल्स हैं, आर्टिकल राइटिंग स्किल्स, ये स्किल्स आपकी शार्प होनी बहुत जरूरी है। सो ये 5-6 सेट ऑफ स्किल्स इफ यू मास्टर right from the beginning, will ensure that it will make your legal journey far more effective and far more easier. Yeah. Okay, hope Ajinkya has answered your question. And now I invite Syed Qasim ji to invite his guest, and he can shortly tell about Kavish. Thanks. अस्सलाम वालेकुम। मैं ये काविश के लिए और काविश तंजीम के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ये प्रोग्राम न सिर्फ हिंदुस्तान में
और न सिर्फ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में बल्कि दीगर ममालिक में और खलीजी ममालिक में भी देखा और सुना जा रहा है। एक हमारे दोस्त जो मेरे 11th-12th के क्लासमेट भी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद ही हमारी तरह कोई इतना करीबी दोस्त रहा होगा। वो फिलवक्त जिद्दा में है और जिद्दा में हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं तहे दिल से उनको इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अरसलान, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने 1 मिनट में अपने ख्यालात का थोड़ा सा इजहार करें। काविश के लिए उनको कुछ कहना था, तो मैं उनसे ये इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने जुमले कहें। अरसलान। हेलो अरसलान। हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम जी, मुझे ये लिंक भेजने के लिए। मैंने शुरू से इसको काफ़ी दिनों से मुझे इस चीज़ की तलाश थी कि भाई ये इंडिया के अंदर आकर बिजनेस करना है और सारी चीज़ें सेटअप करना है, तो उसके लिए लॉज वगैरह कैसे हैं और कॉर्पोरेट सेक्शंस के अंदर कैसे लॉ चलते हैं, तो इसकी मुझे काफ़ी दिनों से तलाश थी। आपने बेहतरीन मौका फराहम किया और बहुत अच्छे तरीके से इस लॉयर ने समझाया है कि भाई इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट की सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट इसके अंदर क्लियर करवाए हैं और बहुत मेहनत से आपने इसके अंदर काम किया है। काविश टीम का बहुत बहुत शुक्रिया है। इसके अंदर ये टीचरों की जो तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पे गल्फ में भी, सऊदी अरब में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की तलाश रहती है कि भाई वहाँ पे बिजनेस करना है तो उसके अंदर, या वहाँ पे बच्चों को कैरियर बनाना है तो उसके अंदर कैसे मौके रहते हैं। तो यहाँ ये तंजीम के जरिए उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपके काविश के लिए जो आपने बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अजिंक्य जी का, साथ ही साथ हमारे काविश की पूरी टीम का, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे वेबिनार सीरीज है वेब डंडी, इसमें अभी बचे हुए 4 सेशन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पे शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे जो इससे जुड़े ताकि वो अपने कैरियर के बारे में समझ सकें। अजिंक्य के बारे में एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ये एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और उर्दू से इनका बहुत अच्छा लगाव है और इन्होंने काफ़ी मुशायरे में भी शिरकत करी है और अपने कलामात पेश किए हैं, काफ़ी नज़म पेश करी है। तो ये एक इनकी एक स्पेशलिटी थी जो मैं बताना भूल गया। तो अगर कुछ पेश करते हैं, अगर कुछ एक छोटी सी। अरे अभी तो हाफिज भाई थोड़ा, but next time definitely. Yes, yes, yes. Okay, okay. Thank you so much, Hafiz bhai, Amir bhai. It was a pleasure. It was an honor, and it has always been a great occasion to know you, Hafiz bhai, and genuinely, deeply, thank you so much. Thank you, whatever everyone. your organization is doing, I'm extremely happy about it. I hope this was of some help to the participants. Thanks a lot, Ajinkya. Thanks for coming and giving the lecture. हाफिज भाई, आमिर कल की वेब दांडी का कौन सा जो है वो हाफिज भाई ओके ओके, हाँ आप लीव कर सकते हैं सर। यस यस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कल का हमारा जो सेशन है वो अनकन्वेंशनल जो फील्ड्स हैं उस पर कल एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो शायद माइंडसेट उनका पढ़ाई का है भी नहीं भी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, पढ़ाई में शायद दिल नहीं लगता है और वो चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं एकेडमिक बैकलॉग की वजह से। तो मेरे ख्याल से कल हमारे दरमियान में एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर शहबाज खान हमारे साथ में होंगे जो आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट हैं, रहमानी 30 का प्रोडक्ट है और आज वो जो है वो बहुत ही कम एज में एक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप ज़रूर 8 बजे दोबारा हमारे वेबिनार को अटेंड करें और ऐसी फील्ड्स
जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसमें भी करियर किया जा सकता है। ऐसी सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह कल हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स का मैं काविश की जानिब से दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर सर। Thanks a lot. Thank you very much, Amir sir. It is a super program. Thank you once again. और मैं ख़ास तौर पे परवीन मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार। आमना सामना मीडिया की तरफ से राशिद अजीम साहब और परवीन मैम रोज़ाना हमारा ये पूरा का पूरा सेशन लाइव लोगों तक पहुँचा रहे हैं। दो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये चल रहा है और आमना सामना का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी चल रहा है और डेली मेरे ख्याल से 700 से ज़्यादा व्यू जो है एट अ टाइम हो रहे हैं इसके। तो बच्चों तक के ये सारी बातें पहुँच रही है, उसके लिए परवीन मैम का ख़ास तौर पर शुक्रिया। और हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे आफ्ताब भाई का भी। आफ्ताब सर की जो कंपनी है वो पूरा हमारे इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही है, रजिस्ट्रेशन, मैसेजेस भेजना, लोगों को सारी इंफॉर्मेशन वक्त पर पहुंचाना। उसके लिए आप इनसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग आफ्ताब साहब हम लोग मीटिंग खत्म करते हैं। आप एंड कर दीजिए मीटिंग।